सीमा, ये लो फ्लैट की चाबी। तुम लॉक खोलो, मैं गाड़ी में से बाकी का सामान निकालता हूँ। तुमने तो आज पूरा बाजार ही खरीद लिया है। अब मेरे हैंडसम पतिदेव जब साथ हो तो मैं खर्च की परवाह नहीं करती। तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो क्या मेरे लिए इतना सामान नहीं खरीद सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं पत्नी साहिबा, आपकी सेवा में तो ये बंदा हमेशा हाजिर है। वैसे हमने अपने नए घर के लिए काफी अच्छी शॉपिंग कर ली ना। हाँ वो तो है। चलो मैं लॉक खोलती हूँ, तब तक आप सामान लेकर आओ। नमस्ते नमस्ते, लगता है इस फ्लैट में नए आए हो। ओ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम सुमन है, मैं आपके सामने वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। जी नमस्ते। सॉरी, मुझे लॉक खोलना है, वो मेरे हस्बैंड सामान लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी बस अपना काम ही करने जा रही थी। अब तो रोज ही मिलना होता रहेगा। सीमा और अनिल ने नया फ्लैट खरीदा था। एक ही बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट बने हुए थे, जिनमें से एक फ्लैट में सुमन भी रहती थी, जो कि बिल्कुल सीमा के फ्लैट के सामने था। सुमन नाम की वो महिला स्वभाव से बदमाश थी। वो अपने पड़ोसियों की प्राइवेट बातों को कान लगाकर सुनती थी। उसे अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में क्या चल रहा है, इसमें ज्यादा ध्यान लगा रहता था। उसकी इस आदत को कुछ पड़ोसी तो जानते थे, पर जो नए थे वो उसकी इस आदत से अनजान थे, जिनमें से एक सीमा और अनिल भी थे। सीमा को तो लगता था कि सुमन स्वभाव की अच्छी है और फिर पड़ोसन है तो बातचीत करने में हर्ज ही क्या है। इसलिए जब सुमन सीमा से बात करने की कोशिश करती तो सीमा उससे बात कर लेती थी। बाय, और सुनो, शाम को जल्दी आ जाना। तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे मूवी दिखाने ले जाओगे। अरे जाने मन, कहो तो जाता ही नहीं हूँ। मन नहीं है जाने का। चलो ना, आराम से बैठते हैं। बदमाश कहेंगे, मुझे सब पता है तुम्हें कौन सा आराम से बैठना है। अब जल्दी से जाओ, मुझे घर के और भी काम करने हैं। अच्छा, एक प्यार भरी मीठी मीठी किस तो दे दो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाते हो कि नहीं? हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। जब रोमांटिक हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, शाम को तैयार है ना? मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं तैयार रहूंगी। अनिल जब भी ऑफिस जाने लगता तो सुमन भी अपनी खिड़की से अनिल और सीमा को बातें करते देखती और सुनती। क्या बात है सुमन, मुझे दुकान जाना है, मेरा टिफिन कहाँ है? और ये तुम खिड़की से क्या झांक रही हो? कौन आने वाला है? सब्जी वाला, अखबार वाला, दूध वाला, सब तो आकर चले गए। कुछ नहीं झांक रही, तुम भी ना दिमाग खराब करते रहते हो। शांति से 2 घड़ी चैन भी नहीं लेने देते। पहले तो तुम्हें भेजूं, उसके बाद कोई काम करूंगी। सुमन, ये जो तुम कर रही हो ना, मुझे सब दिखाई देता है, पर मैं सोचता हूं कि तुम खुद समझ जाओगी। खैर छोड़ो, तुम्हें वक्त ही समझाएगा। सुमन का पति विनोद स्वभाव का बहुत सीधा साधा था। वो जानता था कि उसकी पत्नी किस तरह की आदत की है, पर उसे लगता था कि बेकार का कलेश क्या ही करना, वक्त के साथ सुमन खुद सुधर जाएगी। पर विनोद की ये गलतफहमी थी। सुमन की ये पड़ोसियों के घर में झांकने और उनकी बातें सुनने की आदत अब उसका शौक बनती जा रही थी। सीमा, तुम नहीं जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। आई लव यू सो मच यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अनिल, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ऐसे ही हमेशा अपनी बाहों में रखना, अपने सीने से लगाए रखना, मेरा हाथ थामे रखना। हमेशा हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना। सुमन सीमा और अनिल की प्यार भरी बातें सुनकर जलन से भर गई। वो जानती थी कि उसका पति विनोद और वो इस तरह से कभी भी बातें नहीं करते। जब मैं और मेरे पति ऐसी प्यार भरी बातें नहीं कर सकते तो मैं इन्हें भी नहीं करने दूंगी। मैं इन दोनों को अलग कर दूंगी। सुमन ने सोच लिया था कि वो अनिल और सीमा के प्यार में दरार डालकर ही रहेगी। एक दिन अनिल घर पर नहीं था, पर ऐसा लग रहा था कि सीमा किसी लड़के से बात कर रही है। सुमन के तो कान खड़े हो गए। कैसी बेशर्म औरत है, पति के होते हुए किसी पराये मर्द को घर में बुलाकर उसके साथ रंगरलियां मना रही है। इसके पति को बोलना ही पड़ेगा। वो तो अच्छा है मैंने सुन लिया, कल ही इसके पति को बताती हूँ। अगले दिन अनिल जब ऑफिस जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहा था, तभी सुमन ने उसे आवाज लगाई। अनिल जी, बस 2 मिनट, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। मेरे से? हाँ बोलिए, क्या काम है? देखिए, मैं ये बात आपसे नहीं छुपा सकती। मैंने देखा है आप अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करते हो, पर आपको नहीं पता सीमा आपकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। मुझे तो सच में बहुत दुख हो रहा है। देखिए, आप सीधा सीधा बोलिए ना, आप इस तरह से बात को घुमाकर क्यों बोल रही हैं? आपके जाने के बाद शायद आपकी पत्नी पीछे से किसी आदमी को बुलाती है। मुझे बातों से तो आपकी पत्नी का बॉयफ्रेंड लगता है। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मुझे जो दिखा मैंने बोल दिया। आप मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही हैं। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास करूं? अगर आपको यकीन नहीं होता तो दोपहर को 3 बजे देख लेना,
आपकी पत्नी और उस आदमी की आवाज घर के बाहर तक साफ साफ सुनाई देती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अनिल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर सुमन ने तो शक का बीज बो दिया था। अनिल का मूड थोड़ा खराब था। इससे पहले कि वो सीमा से कुछ कहता, सीमा ने खुद ही उस रात अनिल को सच्चाई बता दी। अनिल, क्या हुआ? आज आपका मूड थोड़ा खराब है। मैं तो आपको एक खुशखबरी देने वाली थी। कैसे खुशखबरी सीमा? आपको पता है, वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा मन था कि मैं किसी अच्छे से थिएटर में एक प्ले में हिस्सा लूं। पता है, मेरा ये सपना सच होने जा रहा है। मेरी एक फ्रेंड ने मेरा नाम एक बहुत बड़े थिएटर में होने वाले प्ले के लिए लिखवा दिया है। पता है, कुछ दिनों से मैं वो एक मेल रिकॉर्डिंग के साथ डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ देर के लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? मेरे प्ले की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये प्ले सबसे बेस्ट हो। अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीमा को सीने से लगाकर रोने लगता है। अनिल सीमा को सब सच बता देता है कि आज सुबह उसके साथ क्या हुआ था और किस तरह सुमन ने उसे सीमा के खिलाफ भड़काया था। आप टेंशन मत लो, उस सुमन की बच्ची को तो मैं सबक सिखाकर रहूंगी। हमारे प्यार के बीच में दरार डालना चाहती थी वो। बस अब थोड़ा सा नाटक और कर लो। आज के बाद वो किसी के दरवाजे पर कान लगाकर नहीं सुनेगी। सीमा और अनिल सुमन को सबक सिखाना चाहते थे। अगले दिन अनिल दोपहर को 3 बजे घर आ गया। सीमा ने नाटक के बीच में ही नाटक खेला। वो जोर जोर से अपने डायलॉग बोलने लगी। सुमन ने देखा कि अनिल दरवाजे पर खड़ा है तो वो झट से उसके पास आ गई। देखा, मैंने सच कहा था ना, आपकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आज तो आवाज भी बहुत तेज आ रही है। मैं तो बिल्कुल कान दरवाजे से चिपका कर सुनती हूँ, तब जाकर मुझे आवाज आती है। अच्छा, फिर तो आपको सब कुछ सुनाई देता होगा। कोई नहीं, आज सब हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी से दरवाजा खुलवाओ ताकि आप अपनी पत्नी को पकड़ सको। सीमा डार्लिंग, दरवाजा खोलो। कितनी देर से मैं बाहर खड़ा हूँ। अरे, आप कब आए? मुझे फोन कर देते, मैं थोड़ा रेडी हो जाती। आपको पता है ना, आज हमारा मॉल घूमने का प्लान था। अच्छी खासी डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। ये क्या नाटक है? मतलब आप दोनों ने मेरे से झूठ बोला? हाँ, क्योंकि आप जैसी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आप हमारी बातें कान लगाकर सुनती हो। आप हम दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाना चाहती थी। आज के बाद हमारे मुंह मत लगना, नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। चलो जाओ यहां से। सुमन बुरी तरह डर चुकी थी। वो चुपचाप वहां से मुंह लटकाती हुई चली जाती है। अनिल और सीमा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उनका शोर सुनकर सभी फ्लैट वाले बाहर आ गए थे। उन्होंने भी सुमन को खूब खरी खोटी सुनाई और सभी फ्लैट वालों ने भी सुमन से बात करना बंद कर दिया। शायद यही उसके लिए एक बड़ी सजा थी कि सबने उससे मतलब रखना बंद कर दिया। लाडो, ओ लाडो, अरे कहाँ है तू? मैं अंदर हूँ बाबा। अरे अंदर क्या कर रही है? बाहर आकर देख, मैं क्या लेकर आया हूँ अपनी लाडो के लिए। मैं पढ़ाई कर रही थी बाबा। अब ये तो जलेबी है। अरे वाह बाबा, क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो आप। अरे वो धान का पैसा आ गया ना, अब तेरी फीस भी दे दूंगा कल। नथुराम एक छोटा किसान था। वो अपनी बेटी प्रतिमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। प्रतिमा की माँ की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद से नथुराम ने ही प्रतिमा को बड़े लाड प्यार से पाला था। बाबा, जलेबी बहुत ही बढ़िया थी, सच में मजा ही आ गया। अच्छा बाबा, मैंने रोटी बना दी है, चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्यों, तू नहीं खाएगी लाडो? नहीं बाबा, कल मेरी परीक्षा है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। ये जलेबी भी खा ली ना मैंने। प्रतिमा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो नथुराम ने भी ठान लिया था कि जब तक प्रतिमा चाहेगी वो उसे पढ़ाएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही खेत में काम करते हुए अचानक नथुराम को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। रिश्तेदार प्रतिमा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने बिना कुछ देखे भाले बगल के गांव में एक किसान चंदन से उसकी शादी करा दी। चंदन बारात लेकर आया और प्रतिमा को ब्याह कर अपने घर ले गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। चंदन की माली हालत तो नथुराम से भी गई गुजरी थी। चंदन के पिता नहीं थे और उसकी बूढ़ी माँ के साथ साथ 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी अकेले चंदन पर ही थी। खास बात ये कि रहने के लिए उनके पास बस एक कमरा ही था और चारों लोग उस एक कमरे में ही रहते थे। हालांकि चंदन के पास एक छोटा सा खेत तो था, लेकिन उस पर मकान बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और ये सब कुछ चंदन ने खुद प्रतिमा को शादी के बाद बता दिया। प्रतिमा, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहनें कुसुम और लता। हम बहुत गरीब हैं। हम चारों इसी कमरे में रहते हैं और
तुम्हारे लिए अलग से कमरा बनवा सकूं, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं है जी, पति का घर औरत के लिए स्वर्ग होता है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। जैसे आप चारों रहते हैं वैसे ही मैं भी यहाँ रह लूंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें परेशानी तो होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे जोड़कर जल्दी ही अलग कमरा बनवा सकूं। वो एक छोटा सा कमरा ही प्रतिमा के लिए उसका ससुराल था। शुरुआत में तो 1-2 हफ्ते प्रतिमा को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की और फिर धीरे धीरे उसे आदत हो गई। फिर एक दिन, प्रतिमा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना, क्या बात है? देखो प्रतिमा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे कभी कुछ नहीं कहोगी, पर मैं ये भी समझता हूं कि वाकई तुम्हें एक कमरे में दिक्कत तो हो ही रही होगी। हमारी नई शादी हुई है और एक ही कमरा होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा वक्त भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन अलग कमरा बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊं, वहां जाकर अच्छी कमाई होगी तो अलग कमरा जल्दी बनवा सकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं खुश हूँ, सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मत जाइए मुझे और अपने परिवार को छोड़कर। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझकर बोल रहा हूँ प्रतिमा। यहाँ गांव में अब कुछ नहीं रखा, मैं शहर जाकर फैक्ट्री में काम करूंगा तो अच्छा पैसा भी मिलेगा, और यहाँ मेरे ना होने से थोड़ी जगह भी मिल जाएगी तुम सबको। पर आपके बिना। जानता हूँ कि कुछ सालों के लिए हम दोनों को दूर रहना पड़ेगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो सब ठीक कर दूंगा, विश्वास करो मेरा। वैसे भी प्रतिमा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। चंदन फैसला कर चुका था। प्रतिमा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो भी जानती थी कि चंदन ठीक कह रहा है, इसीलिए उसने चंदन को नहीं रोका। चंदन अपना सामान लेकर शहर चला गया। चंदन हर महीने घर के लिए पैसे भेजता था, पर वो पैसे घर की जरूरतों के हिसाब से कम ही पड़ जाते थे। फिर एक दिन, अरे लता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? भाभी, हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। पता है भाभी, आज कुसुम दीदी का जन्मदिन है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि उनके लिए कुछ कर सके। अरे वाह, आज कुसुम का जन्मदिन है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम दोनों मिलकर उसके लिए हलवा बनाते हैं। दोनों ननद भाभी ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब लता प्रतिमा से अपने दिल की बातें कर रही थी। बातों बातों में लता ने प्रतिमा को बताया कि उसे और कुसुम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन चंदन की इतनी कमाई नहीं थी कि वो दोनों बहनों को पढ़ा सके। ये बात सुनकर प्रतिमा को बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब वो खुद भी पढ़ेगी और अपनी दोनों नंदों को भी पढ़ाएगी। अगले ही दिन से प्रतिमा ने अपने उसी एक कमरे के ससुराल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर का काम चंदन की माँ और बहनों ने संभाल लिया और धीरे धीरे प्रतिमा सारा दिन ट्यूशन पढ़ाने लगी। वो बाकी बच्चों के साथ अपनी दोनों नंदों को भी पढ़ाती। और फिर एक दिन, भाभी आप क्या पढ़ रही हो? लता, ये यूपीएससी की किताब है। मैं हमेशा से पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे बाबा का देहांत हो गया और मेरा सपना बस एक सपना ही रह गया। अब जब ट्यूशन से ठीक ठाक कमाई हो रही है तो सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता भगवान मेरा साथ दे दे। भाभी, आपको जरूर परीक्षा देनी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि आप कलेक्टर बनो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम देखना, मैं दिन रात एक कर दूंगी और कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। प्रतिमा कसम खा चुकी थी, उसने खुद को दिन रात पढ़ाई में झोंक दिया। प्रतिमा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसकी सास और उसकी दोनों नंदे भी जुट गईं। वो तीनों पूरी कोशिश करती कि प्रतिमा को कम से कम काम करना पड़े ताकि वो पढ़ाई पर जोर लगा सके। सबकी मेहनत रंग लाई और प्रतिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली। प्रतिमा ने जो ठाना था वो कर दिखाया था। वो अब आईएएस बन चुकी थी। ट्रेनिंग पर जाने से पहले चंदन प्रतिमा से मिलने आया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हो रहा था। फिर ट्रेनिंग के ठीक 1 साल बाद प्रतिमा को नियुक्ति मिल गई। उसे रहने के लिए एक शानदार बंगला मिला। प्रतिमा उस बंगले में अपने पूरे परिवार के साथ रहने आई। डिप्टी कलेक्टर साहिबा, जरा सुनिए। जी कहिए। भाई, अब मैं शहर में मजदूरी नहीं करूंगा। डिप्टी कलेक्टर का पति मजदूरी करता अच्छा थोड़ी लगेगा। मैंने सोचा है कि मैं यहीं एक दुकान खोलूंगा और शहर से लाकर यहाँ पढ़ाई की किताबें बेचूंगा। बहुत अच्छा आइडिया है जी। प्रतिमा और चंदन बात कर ही रहे थे कि तभी कुसुम और लता उनके पास आई और बोली, भाभी, आपने अपनी मेहनत से वो करके दिखाया जो सोचा था, और अब हमारी बारी है। हम भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन इसमें हमें आपकी मदद चाहिए।
हाँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है ना? चलो, अब रात बहुत हो गई है, जाओ अपने अपने कमरों में जाकर सो जाओ। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सरकार की तरफ से मिले उस बंगले में कई कमरे थे, लेकिन फिर आधी रात के वक्त, भाभी भाभी आप सो गई क्या? अब नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। आ जाओ लता, अंदर आओ। अरे कुसुम भी है साथ में, क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? भाभी, हमें उन बड़े बड़े कमरों में अकेले नींद नहीं आ रही है। यहाँ भी वही हाल है। चलो, मैं सबके बिस्तर यहीं लगवा देती हूँ, सब फिर से एक कमरे में ही सोएंगे, शायद तभी सबको नींद आएगी। वक्त और हालात बदल गए थे, लेकिन प्रतिभा अब भी पहले जैसी ही थी। शानदार बंगले में रहने के बावजूद अब भी प्रतिमा को अपना एक कमरे का ससुराल ही भाता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप